हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी पेपर 2। इसमें आप सभी को 2011 से 2024 तक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। यदि आप सभी लोग सीटेट पहली बार देने जा रहे हैं और आप लोगों को लगता है कि सीटेट की तैयारी या एसएसटी की तैयारी किस प्रकार से आपको करनी है, तो आप सभी लोग चैनल पे जरूर जुड़े रहिएगा। यहाँ पर आप सभी को एसएसटी के 60 नंबर की तैयारी पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी। 60 में 60 नंबर 100% आएंगे। आप सभी को इस प्रकार से अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है, ये बताना है। आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा। यहाँ पर कहा गया है जो जैन धर्म है ये मुख्यतः पुरोहितों ने जैन धर्म का समर्थन किया है। जो पुरोहित है इन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया है, तो ये गलत हो जाएगा। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना आसान था। कौन से नियम? जो जैन धर्म के नियम थे। ये भी आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। महावीर की शिक्षाएं 15 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही है? सी। यहाँ पर जो कहा गया है कि किसानों को पालन करना आसान था, आसान नहीं था, बल्कि क्या था? कठिन था। कठिन था। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, सी सही है। और यहाँ पर कहा गया है पुरुषों और महिलाओं के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत आसान था। ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। जबकि जो महावीर की शिक्षाएं हैं ये किस प्रकार की है? अहिंसा है, अपरिग्रह है और अनेकांतवाद पर आधारित है। तो यहाँ पर आंसर आपका केवल सी सही होगा। महावीर ने अपना जो उपदेश किस भाषा में दिया है? तो अर्ध मगधी में दिया है। अर्ध मगधी भाषा में दिया है। अर्ध मगधी भाषा में उपदेश दिया है। वल्लभी कहाँ पर है? जैसे कि आपको पता है गुजरात में है। वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है? यहाँ पर क्या सही होगा ये बताना है। यहाँ पर कहा गया है किसके विषय में? अशोक के धम्म के विषय में। इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। धम्म में देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें किसी बलि कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। इसमें किसी भी प्रकार की बलि नहीं दी जाती थी, यह इसकी आवश्यकता नहीं थी। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित है। ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ए, बी और सी सही हो जाएगा। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की है। बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो सही यहाँ पर क्या है? ए, बी और सी। केवल और केवल ए, बी, सी सही है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकारी का कौन सा क्रम सही है, ये बताना है। मौर्य साम्राज्य की यहाँ पर बात की गई तो मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त हो जाएगा। इसके बाद में बिंदुसार है, इसके बाद में अशोक है और इसके बाद में दशरथ मौर्य है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की है या मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो यहाँ पर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है, जैसे कि यहाँ पर अभी आपने देखा है। और चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को नष्ट कर दिया है। चंद्रगुप्त ने किसको नष्ट किया है? किस वंश को नष्ट किया है? चंद्रगुप्त ने नंद वंश को नष्ट किया है। नंद वंश को नष्ट किया है। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। चाणक्य की सहायता से। चाणक्य की सहायता से। इसके बाद में मौर्य वंश की जो स्थापना है ये सर्वप्रथम किसने किया है? मौर्य वंश की स्थापना सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने किया है। मौर्य वंश की स्थापना सबसे पहले किसने किया है? मौर्य वंश की जो स्थापना है सबसे पहले किसने किया है? विलियम जोन्स ने किया है। बिंदुसार कौन था? बिंदुसार कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग कमेंट करके बताएं बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है। एक तो आपको पता होगा अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र
घात के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार के बाद उनका पुत्र जो है अशोक शासक बना है। बिंदुसार के बाद उनका पुत्र, जो बिंदुसार का पुत्र अशोक है, ये शासक बना है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस आपने देखा है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूवेंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय तीनों मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है? जो मूवेंदार शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तीन मुखिया होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो तीन मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व है ये कौन करता है? तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। चोल है, चेर है और पांडे है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। जो चोल, चेर और पांडे है लगभग 2300 साल पहले या वर्ष पहले, साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। दक्षिण भारत में शक्तिशाली माने जाते थे या माने जाते हैं। दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। और दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध है ये आप लोग कमेंट करके बताएं। दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिण भारत प्रसिद्ध है सोना के लिए। दक्षिण भारत सोने के लिए प्रसिद्ध है। साथ में मसाले के लिए प्रसिद्ध है, मसाले है। और खास तौर पर काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। यदि आपसे ये पूछा जाए खास तौर पर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है जो दक्षिण भारत में पाया जाता है। और काली मिर्च को क्या कहा जाता है? काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। काली मिर्च को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है रोमन साम्राज्य ने। आंसर यहाँ पर आपने देखा है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या कहा गया है कि अभिकथन ए दिया है, कारण आर दिया है, इसको पढ़ना है और यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। अभिकथन में क्या कहा गया है? चोल राजा कौन है? राजेंद्र प्रथम है। इन्होंने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया है शिव मंदिर का निर्माण? राजेंद्र प्रथम ने करवाया। और ये कौन है? तो चोल राजा है। और उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया है। किससे भरा है? मंदिर को। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिर के धन और मूर्तियों को लूट लिया है। तो ये किसने लूटा है? महमूद ने लूटा है। तो अभिकथन तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा एक से दो बार इसको। इसके बाद में कहा गया है कारण आर में, मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासनों स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। कारण आर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो अभिकथन और कारण यहाँ पर दोनों सही है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति है इसमें ज्यादातर जो शासक होते थे ये अपना प्रदर्शन किस प्रकार से करते थे? तो राजनीतिक बल पर करते थे। सैनिक सफलता का प्रदर्शन किस प्रकार से करते थे? जो पराजित शासक थे इनके उपासक स्थल पर जाकर आक्रमण करते थे और वहां से धन को लूट लेते थे, चीजों को लूट लेते थे। तो बिल्कुल सही है, कारण और अभिकथन दोनों यहाँ पर सही है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है ए की। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे। नहीं थे, शामिल नहीं थे। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आर में क्या कहा गया है? अशोक ने धम्म महामत्ता नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। किसकी नियुक्त की है? तो धम्म महामत्ता नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की है। और ये जगह जगह पर जाकर किसकी शिक्षा देते थे? धम्म की शिक्षा, धम्म की शिक्षा देते थे। किसकी शिक्षा देते थे? धम्म की। तो आंसर यहाँ पर आपका
डी सही हो जाएगा, ए यहाँ पर गलत है, आर यहाँ पर सही है। देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा और जो भी प्रैक्टिस यहाँ पर आपको करवाए जाते हैं क्वेश्चंस का, आप लोग रिवीजन उसका जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच में चला है, ये बताना है। तो क्या होगा, कन्नौज में जो लंबे समय तक संघर्ष चला है त्रिपक्षीय, ये त्रिपक्षीय संघर्ष कौन सा था? तो पाल के बीच है, राष्ट्रकूट है और गुर्जर प्रतिहार है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। और यदि आपसे यह पूछा जाए कि यह संघर्ष कितने वर्षों तक चला है, तो 200 वर्षों तक यह संघर्ष चला है। 200 वर्षों तक यह संघर्ष चला है। और इसमें अंतिम विजय किसकी हुई है? इसमें अंतिम विजय हुई है गुर्जर प्रतिहार की। अंतिम विजय किसकी हुई है? तो गुर्जर प्रतिहार की अंतिम विजय हुई है। ये भी ध्यान रखिएगा, अंतिम विजय किसकी हुई है? गुर्जर प्रतिहार की अंतिम विजय हुई है। और गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा कौन थे? नागभट्ट थे, नागभट्ट। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के राजा कौन थे? तो नागभट्ट थे। नेक्स्ट है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? कहां पर नियंत्रण रखा है? रेशम मार्ग पर रखा है। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, कुषाण। और ये यहाँ पर नियंत्रण क्यों रखते थे? क्योंकि यहाँ से इन्हें अत्यधिक राजस्व प्राप्त होता था, धन की अधिकता होती थी, यहाँ से अत्यधिक राजस्व प्राप्त होता था, अत्यधिक राजस्व प्राप्त होता था, अत्यधिक राजस्व प्राप्त होता था, इसलिए रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखते थे। और आपसे ये पूछा जाए कि जो यह मार्ग है, जो रेशम मार्ग है, कहां से कहां जाता है? तो यह मार्ग जाता है चीन से रोम तक। चीन से रोम तक यह मार्ग जाता है, चीन से रोम तक यह मार्ग जाता है, जिस पर कुषाण शासक, जिस पर कुषाण शासक कौन है? कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क ने अधिकार कर लिया था, कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर करवाया जाता है, इसलिए आप सभी लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यदि आप सभी लोग इसी प्रकार से और इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी करते हैं तो 100% आप सभी के एसएसटी में 60 में 60 नंबर आएंगे। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? कौन सी शर्त नहीं थी, ये बताना है। उनकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एक शर्त क्या नहीं थी? तो यहाँ पर जो आयु है, व्यक्ति की आयु 35 से 70 वर्ष होनी चाहिए, 35 से 70। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, जो शर्त नहीं थी, पहला आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर 25 से 70 कहा गया है, जबकि 35 से 70 होना चाहिए। उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए, जहां से भू राजस्व वसूला जाता है वहां का स्वामी होना चाहिए। उनके पास अपना खुद का घर होना चाहिए और उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला नहीं सही होगा, बाकी ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। बी सी डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था, कौन था? तो राष्ट्रकूट प्रधान था। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब की है? तो ये स्थापना की है 752 ईस्वी में। 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की है किसने? दंती दुर्ग ने। और दंती दुर्ग ने, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी किसको बनाया है? राजधानी किसको बनाया है? राजधानी बनाया है मान्यखेत को। राजधानी किसको बनाया? मान्यखेत को राजधानी बनाया है। जो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान हुआ है, ये कहां पर हुआ था? तो यह अनुष्ठान हुआ था, और इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं महादान। हिरण्यगर्भ नामक जो अनुष्ठान है, इसको क्या कहा जाता है? इसको महादान कहा जाता है। और ये कहां पर किया गया था? उज्जैन में किया गया था, उज्जैन में किया गया था। और यह किस राजा का यज्ञ होता था? तो गैर क्षत्रिय राजा का, गैर क्षत्रिय राजा का, गैर क्षत्रिय राजा का यज्ञ होता था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 2014 का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश कहा जाता था, क्या क्या कहा जाता था? संघ को क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, नगरम कहा जाता था। व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था? श्रेणी। व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश नाम से बुलाते थे। किस नाम से बुलाते थे? जादू नहीं होगा, ताबीज नहीं है, पत्थर नहीं है, क्या हो जाएगा? काला सोना के नाम से बुलाते थे। जो रोमन साम्राज्य के लोग थे ये काली मिर्च का प्रयोग ज्यादा करते थे, सबसे अधिक प्रयोग करते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? रोमन साम्राज्य को क्या कहा जाता है? यवन साम्राज्य कहा जाता है। रोमन साम्राज्य को यवन साम्राज्य कहा जाता है और काली मिर्च का अधिक प्रयोग करने के कारण इनको क्या कहा जाता है? यवन प्रिय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत डैश के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? तो कंबल के लिए प्रसिद्ध था। और इसको क्या कहा जाता है? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत कहा जाता है। किसको? उत्तर पश्चिमी भारत को। कंबल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। इन कंबलों को क्या कहा जाता था? भिंगसी कहा जाता था। कंबलों को भिंगसी कहा जाता था। आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? कलिंग कहाँ है वर्तमान में? आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, ओडिशा में है। डी आंसर यहाँ पर सही है। और जो यह स्थल है, जो कलिंग स्थल है, कहाँ पर स्थित है? इसका स्थल क्या है? तो दामोदर गोदावरी नदी के बीच उपजाऊ स्थल है। गोदावरी नदी के बीच उपजाऊ स्थल है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? कर प्रथा का जो विशिष्ट महत्व था ये किस काल में था? तो ये गुप्त काल हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, गुप्त काल। गुप्त काल को प्राचीन भारत में किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन भारत में किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन भारत में गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। और इसमें जो इस काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? आय का प्रमुख स्रोत क्या था? जो आय का प्रमुख स्रोत है ये क्या था? तो ये कर था। प्रमुख स्रोत क्या था? कर था, टैक्स था। और कौन कौन से कर थे? तो पहला है भाग, दूसरा है भोग, दूसरा क्या हो जाएगा? भोग हो जाएगा। तीसरा है उद्रंग, चौथा है उपरिकर, पांचवा आपका शुल्क हो जाएगा। पांचवा शुल्क है। तो ये 5 प्रकार के कर लगाए जाते थे या 5 प्रकार के कर थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? क्वेश्चन नंबर 107 में आप लोगों ने देखा है, राष्ट्रकूट है, पाल है, गुर्जर, प्रतिहार है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें अंतिम विजय किसकी हुई है। और जो यह संघर्ष है 200 वर्षों तक चला है। 200 वर्षों तक यह संघर्ष चला है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी ऐसी नीति थी जो दक्षिणापथ शासक के लिए थी। उन्हें समुद्रगुप्त के अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। किससे किया? समुद्रगुप्त से। और उनकी अधीनता स्वीकार थी, ये गलत हो जाएगा। वे उपहार लाते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे, उसके दरबार में उपस्थित होते थे, ये भी आपका गलत हो जाएगा कि समुद्रगुप्त के आदेश का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित होते थे, उपहार लाते थे, ये भी यहाँ पर गलत है। इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। जो दक्षिणापथ के शासक थे
इन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और इनको यानी कि दक्षिणापथ शासकों को पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। अंग नहीं बनाया गया, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है एलोरा की गुफा की भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? किस काल की कृति है? तो राष्ट्रकूट काल की कृति है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। जो राष्ट्रकूट काल के राजा थे ये किसके प्रति समर्पित थे? तो अध्ययन के प्रति समर्पित थे, अध्ययन के प्रति समर्पित थे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कला के प्रति। अध्ययन और कला के प्रति समर्पित थे। आंसर आपने देखा है बी सही है। नेक्स्ट है एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? अभी आपने देखा है राष्ट्रकूट काल की कृति है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट काल की कृति है। नेक्स्ट है संगम कविताओं में 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है। किसको मूवेंदार कहा गया है? तो चोल है, चेर है और पांडे है। संगम कविताओं में मूवेंदार शब्द प्राचीन दक्षिण भारत के 3 राजवंशों को सम्मिलित रूप में प्रयुक्त किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? 3 राजवंशों को सम्मिलित रूप में प्रयुक्त किया गया है। यह 3 राजवंश थे चोल, चेर और पांड्य। यह एक तमिल शब्द है। जो मूवेंदार है यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? 3 मुखिया होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।